बेनीवाल जी को कहना चाहता हूँ, कोई पार्टी के साथ में बैठ के निर्णय करें और तो आप भी आगे बढ़ोगे। जाट समाज की एक लंबे समय से मांग चली आ रही है जाट मुख्यमंत्री की। मदेना साहब भी कर रहे थे, ओड़ा साहब ने भी की थी, और आप भी बड़े नेता रहे हैं जाट समाज। तो आप कैसे मानते हैं कि जाट समाज का मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? लाल डायरी कुछ नहीं है साहब। लाल डायरी तो हम दे रहे हैं लोगों को। किसको? जनता को दे रहे हैं। महंगाई रात कैंप में वो लाल डायरी मान रहे, हम तो नहीं है। कुछ नहीं है साहब। ये गुड़ा तो ऐसा ही आदमी है, देख लेना आपके गुड़ा का क्या हाल होता है। बेनीवाल है जी का जाटों को एकजुट कर सकता है, युवा को कर सकता है, बूढ़े तो नहीं होगा। कौन मारता है दिव्या को? है क्या? कौन मारता है इसको? क्यों मारेंगे? इसके पास में क्या है? कुछ नहीं है। जबान है इसकी, जबान ही खराब है। जाट मुख्यमंत्री, जाट मुख्यमंत्री, जाट मुख्यमंत्री इसलिए तो बना नहीं है। ऐसे नहीं बोलता तो कब कोई मुख्यमंत्री बन जाता। जाट मुख्यमंत्री, जाट लोग, हर आदमी जाटों से एलर्जी करता है। विकासराज जी का भी एक बयान आया था कि ये राठौड़ साहब करवा रहे हैं सब कुछ। आप इसे कितना मानते हैं? मतलब क्या ये कांग्रेस के काफी नेताओं के बयान आए हैं? पूरा एक मंत्री थे, मंत्री सरकार में रहते हुए सरकार में थे, तो ऐसी बातें कहने में 4 साल पहले कहना नहीं, इसको पता लग जाता। आपने डोटासरा जी को भी नसीहत दे डाली थी दिव्या को लेकर कि इनसे डरने की जरूरत नहीं है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, डोटासरा जी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। दिव्या के बारे में डोटासरा जी बहुत ही अच्छा इंसान है। दिव्या मदेना और लीला मदेना, इन लोगों में कोई आदमी दिखता ही नहीं है। कैसे? कुछ नहीं मानता है कि आदमी को कौन हमारे से बात। मुख्यमंत्री खुद मानता है। एक स्टेटमेंट आता है, मैं जोधपुर की मुख्यमंत्री मैं हूँ। मोदी ले रहे झूठ बोलकर 15 लाख रुपया खाता में डालेंगे, युवा को नौकरियां देंगे, झूठ बोलकर मोदी ने। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इसी के चलते आज हम पहुंचे हैं जोधपुर। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं बद्रीराम जी जाखड़ साहब, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इनसे जानेंगे इनका राजनीतिक सफर कैसे शुरू हुआ, क्योंकि एक सामान्य किसान परिवार से आते हैं और आज बड़े ओहदे पे हैं। इनकी एक अलग पहचान रखते हैं, अपने समाज के अंदर भी रखते हैं और मुख्यमंत्री गहलोत जी करीबी भी माने जाते हैं। तो वो सारे यहाँ कैसे शुरुआत हुई उन सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें, इनकी तीसरी पीढ़ी भी राजनीति में है। इनके पोते हैं दीपक जाखड़, वो भी छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे हैं। तो उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि ये ओसिया के अंदर काफी समय से चर्चाओं में है, दिव्या मदेना को लेकर हो या फिर मदेना परिवार सबको लेकर, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं। नमस्कार बद्रीराम जी, आपका स्वागत है सर आरजे टीवी 24 पर। राम राम सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि आप सामान्य किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, भोपालगढ़ के एक छोटे से गांव से आते हैं, तो वहां से राजनीतिक सफर की शुरुआत कैसे हुई? मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजनीति शुरुआत हमारा पिताजी ने सरपंच का चुनाव के लिए हमारे छोटे भाई को, अपने बड़े भाई को वार्ड पंच का चुनाव लड़ाया था। तो वो वार्ड पंच में हार गए। अच्छा। नारायण जी जाखड़। ठीक है। तो हमारे पिताजी ने कहा है कि भाई हमारा बेटा ही कभी सरपंच बनेगा, वार्ड पंच बनेगा। बिल्कुल। तो हमने उस दिन से हमारे दिल में आ गई। हमने किसी को कहा नहीं है। ठीक है। हमारा दिल में थी कि हमारा पिताजी की भावना है, हमारे को कटे कटे चुनाव लड़ना है। क्यों? मैं पहले मदेना साहब का सपोर्टर था। अच्छा, मदेना साहब के आप सपोर्टर रहे हैं? हाँ भैया, 1989 से लेके 95 तक, 2004 तक हम बराबर सपोर्ट में था। परशुराम जी के या महिपाल जी के? परशुराम जी और महिपाल जी दोनों के सपोर्टर था। अच्छा। और हम छोटा परिवार से नीचे से उठकर ऊपर कोशिश की आने की। हमने लोगों के पास में नौकरी भी की है, 10 रुपया रोज में नौकरी की। हाँ, मैंने आपके किस्से सुने हैं। 10 रुपया रोज में नौकरी भी की है। और एक निशान लेके मैंने धंधा शुरुआत किया है। निशान धर्माराम जी चौधरी से ली थी। हमारे पास में पैसा था नहीं, हम किसान परिवार से आते हैं। किसान के पास में कहाँ पैसा होता, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था। बिल्कुल। खेती बाड़ी करके वो खेती बाड़ी करके आपका पेट गुजार करते हैं और व्यवसाय छोटा मोटा करता है। बिल्कुल। उसी परिवार से मैं आगे बढ़ने की कोशिश करते करते हमने एक छोटी सी निशान लेके शुरुआत किया धंधा जी। निशान में हमारे को अच्छा प्रॉफिट मिला। मैं खुद ड्राइवर था और खुद हमाली करता था और उस निशान को हम खुद भरते थे। हमारे अमराराम जी जाखड़ और हरकाराम जाखड़ हमारे साथ में रहते थे।
वैदोई हमारे को वो बोरी ऊंचा के हमारे पीठ के ऊपर रखता था और मैं गाड़ी में बोरी डालता था। वो हमने ऐसी शुरुआत करते करते 2 पैसा कमाने की यूँ लगा के भाई आप कामयाब हो सके। और फिर जब थोड़ा पैसा आता तो ऐसा लगता है हाँ, कि पैसा आता थोड़ा लगता, तो उसके मजा बाद भी में आता। हमने एक मानस बनाया कि भाई आप एक ट्रक ले ले बड़ी, बिल्कुल। उससे हम काम कर सकते हैं। हमें हमारे जैसी चोटिया के पास में एक गाड़ी थी, अच्छा, उसका देखा देख हमने ही, हमारे भी यही है वो बच्चे के ससुरा है, उन्हें देखा देख हमने गाड़ी की विचार किया ट्रक का। ठीक है। तो मैं यहाँ पर जोधपुर आया टाटा वर्कशॉप पर, मैंने टाटा एजेंसी में। अच्छा, उस समय 90,000 में एक चेसिस आती थी, और यहाँ आने के बाद में कहा आपका मैं लोन करा दूंगा और टाटा का आप गाड़ी ले लो 90,000, और बॉडी का लगता था 20-25 हज़ार रुपया। उन समय में आया तो यहाँ पर फिरता फिरता एक भलजी खोजा है, हमारे यहाँ भोपालगढ़ रहते थे, अच्छा, वो रतकुड़िया का है, उसके पास में एक बस थी। हम बैठे थे, चर्चा कर रहे थे कि हमारे को एक गाड़ी लेनी है, चेसिस लेनी है। तो वो खोजा साहब ने कहा यार आप चेसिस लेओगे, चलाओगे, आप बाहर जाओगे गाड़ी लेके, बॉम्बे जाओगे, मद्रास जाओगे, कहाँ कहाँ फिरना घूमना पड़ेगा, आप हमारी एक बस खरीद लो। मैंने कहा बस जितना पैसा नहीं है, लोन तो होता नहीं है पुरानी गाड़ी के ऊपर, हाँ बिल्कुल, तो हमारे पास में पैसा नहीं है। तो वो मैंने निशान बेची, वो भलजी के परिवार में दी थी। तो कि यार बात निशान बेची 29,000 में, मैंने ली 16,000 में और काम वाम करा के फाची 29,000 में दी थी। तो भलजी ने कहा कि वो पैसा मैं रख लूँगा और लाल पैसा आप बाकी रख दूंगा 6 महीनों के लिए। ठीक है। तो 1.5 की मिट्टी के ब्याज से वो 6 महीनों के लिए पैसा बाकी रख दिया। और उस समय बैठे थे तो गाड़ी का रेट बहुत कम था, और बलजी ने सोचा कि रोड टू रूट भोपालगढ़ रूट है जी का, रोडवेज होने वाली है, इसको बस को निकालना। दिमाग तो उसका ये था कि भाई इसको निकालें तो अपने बोझ कम हो जाएगा। हाँ सही है। तो वो बस हमने खरीदी 79,000 में। गाड़ी उस समय 65-70 हज़ार की थी, 10,000 उस समय मैंने बता दिया था। और लेने के बाद में वो बस ने हमारे को इतना साथ दिया बस ने, जबरदस्त। में हमारी यात्रा में गाड़ी का इंजन आया हुआ था तो भी इंजन का हमारे को साथ दिया। कोई गाड़ी का नई गाड़ी जैसे गाड़ी चली थी, 4 धाम यात्रा में जाता, और उससे हमने 2 पैसा मिलना शुरू हुआ। चंदिया बाई जी हमारे दलाल थी, हिमालय है जात की, उसने हमारा सपोर्ट किया। जब मेरे जरूरत पड़ती पैसों की तो मैं चंदिया बाई जी से एडवांस लेता कि मैं तुम्हारा अगला मैं साल में गाड़ी भेज दूंगा, जो भी है। उससे मैंने कोशिश करते करते, एक राजनारायण सोनी था, अच्छा, वो भी गाड़ी, एक हमारी दूसरी गाड़ी मैंने खरीदी पैसों से। तो वो गाड़ी लेने के बाद नारायणदास सोनी भी यात्रा में जा रहा था, तो दोनों गाड़ियां हमने यात्रा में शुरू कर दी। यात्रा में शुरू करते करते हमने बहुत मेहनत करते करते ट्रका लेके गाड़ियाँ लेते रहे। उससे हमने आगे बढ़ने की प्रयास किया, और भगवान ने बहुत साथ दिया। जो हमारे जनता में ही आशीर्वाद हमारे साथ में रहा है। वो कहावत है, ऊपर वाला देता है, ऊपर वाला देता 56 फाड़ के देता है। और यहाँ की जनता भोपालगढ़ की, और मैं जाता था वहाँ पर भोपालगढ़ में, चित्तौड़ में यहाँ रहता नहीं था, जोधपुर में, भोपालगढ़ में जाता तो लोग कोई जाने नेता बन गया जैसे हमारा मान सम्मान करता वे लोग। और हम बैठते साथ में, 20-25 आदमी साथ में बैठते। एक कालू जी माड़ी की दुकान थी, अच्छा, वायरिंग की अपन पंप बढ़ाते थे, वहाँ पर हम जाते हैं, हमारा वहाँ बैठने का काम करते थे। तो वहाँ पर लोग आ जाते, अच्छा सरपंच भी आ जाते, अच्छे लोग आ जाते, बैठ के हम चर्चा करते, बड़े ओहदे वाले लोग आते होंगे, बहुत अच्छे आदमी आते। तो ये चर्चा करते रहे, लंबे टाइम चलता रहा। उसके बाद में 82 में मोदेना साहब ने कहा कि आप हमारी चुनाव की थोड़ी बागडोर संभालो। अच्छा, तो बागडोर तो हम क्या, हम तो कम, जैसा राम जी थानेदार थे गुजर, उसके हाथ में बागडोर थे। उसके बाद में हम एक बहादुर जी माली सरपंच थे भोपालगढ़ के, वो एक ओम जी माली थे, वो एक बख्ता जी माली थे, एक मैं था, एक हमारे
मोटा भाई था, या हमरा राम जी जाखड़ था, ऐसे करके हम 10-20 आदमी मदेड़ा साहब के फॉलोअर थे। और हम मदेड़ा साहब के 82 महीने कोशिश करी, मदेड़ा साहब जीत गए। उसके बाद में मदेड़ा साहब जीतने के बाद में 85 महीने चुनाव मदेड़ा साहब ने लड़ा वापिस। जब तक हमने पूरा प्रयास किया, और 85 महीने नारायण आंबेड़ा चुनाव लड़ता मदेड़ा साहब के सामने। हाँ। तो उस समय में महिपाल जी को बागडोर संभाल दी यहाँ पर, कहाँ पर, जोधपुर में, नहीं भोपालगढ़ में। महिपाल जी को बागडोर संभाली तो महिपाल जी उठते लेट थे, लोग जनता तो चाहती मिलने के लिए, और वो 10-11 बजे पहले उठते नहीं थे। तो जनता बाहर बैठी रहती तो परेशान हो जाती जनता। और उस समय में नारायण जी बेड़ा की गाड़ी को हमने, हमारा एरिया उठ गुजरों की ढाणी और मंगलिया की ढाणी, हमारी ढाणी उधर ही है, मैं ढाणिया में रहता था। अच्छा। तो वहाँ नारायण बेड़ा की गाड़ी को हमने वापस घुमा दिया कि आप यहाँ प्रचार नहीं कर सकते हो। उस टाइम पे वो भी बड़े नेता थे। बड़े नेता था, और हम भी 4-5 आदमी, वो कालू जी मैं कह रहा हूँ, हमारे जैसी मुँह आंख बड़ी बड़ी, तो हम गाड़ी उठा के घुमा दी, गाड़ी को उठा के घुमा दी हमने गाड़ी को वापस, और वो वापस भग गए। अच्छा। उसके बाद में ना मदेड़ा साहब हार गए तो नारायण जी बेड़ा हमारे खिलाफ कंड हो गए। हमारी गाड़ियाँ चलती थी उस समय में, तो 15 किलोमीटर हमारी गाड़ी बिना परमिट जाती थी। तो नारायण जी बेड़ा ने क्वेश्चन उठाया विधानसभा में। क्वेश्चन उठाने के बाद में हमारे को जोधपुर आरटीओ ने जाके सर्वे करके किलोमीटर निकाल के 1,80,000 रुपया डिमांड निकाली। 1,80,000 रुपया के आप बिना परमिट चल रहे हो, इतना किलोमीटर, इतना टाइम चल रहे हो, ये सब बाकी गुणा करके उसकी सारा हिसाब किताब पेनल्टी लगा के 1,80,000। हमने कोशिश की, मदेड़ा साहब को कहा, तो मदेड़ा साहब तो हार गए, तो वो तो बैठ गए घर में। सत्ता में होता है उन्हीं का काबिज होता है। वो तो घर में बैठ गए, सुनते नहीं। तो हम किसके पास है, उस समय हमारे पास में कोई था नहीं आदमी, तो हम हमारे हिसाब से चलते रहे। सन 95 में वापिस, 95 से पहला, अच्छा, 93 में, सन 93 महीने या 94 में महिपाल जी मदेड़ा साहब जिला प्रमुख का टिकट मांगा था, और सामने उस समय प्रदेश अध्यक्ष अशोक गहलोत बन गए थे। बिल्कुल। हम अशोक गहलोत जी से एंटी थे। आप एंटी हुआ करते थे उस समय हम एंटी थे। क्या कारण था? कारण कुछ नहीं, मदेड़ा साहब का कारण था। अच्छा, मदेड़ा साहब के सपोर्टर थे, वो कारण था। कांग्रेसी वो थी, कांग्रेसी हम थे, बड़े नेता था। तब उसने खेताराम जी चौधरी को टिकट दिया। अच्छा। टिकट देते ही हम तो खेताराम जी के साथ आ गए। खेताराम जी के साथ आ गए। हाँ, तो महिपाल जी मदेड़ा ने निर्दलीय चुनाव ताल ठोक दी जिला प्रमुख की। अच्छा। उस समय जिला प्रमुख का वोट लगता था वार्ड पंचों का, और सरपंचों का दोनों का लगता था। पंचायत समिति सदस्य तो था नहीं उस समय सरपंच और वार्ड पंच होते थे। अच्छा। उस समय में मदेड़ा साहब उसके साथ में ताल ठोकी तो हमने थोड़ा नाराजगी जताई। हमने कहा गलत काम किया आपने, आप कांग्रेसी और ऐसे काम। तो हम मदेड़ा साहब के पास गए घर में, तो मदेड़ा साहब ने मिलने से मना कर दिया। अच्छा, आपसे मिलने से मना कर दिया। तो हम यार असमझ में हो गए कि आप हमने कहा साथ है, और अभी क्या बात है, मिल नहीं रहा है। अच्छा। इधर अशोक गहलोत जी हमारे काशी में नजदीक में नहीं थे, तो असमझ में हम जाके बैठ गए। अच्छा। हम जाके बैठ गए, तो मदेड़ा साहब का महिपाल जी का फोन आया था, और हमारे रामपाल जी चोटिया था, हमारे बेटा का काकी ससुर जी, उसने फोन किया कि एक बस भेजाओ। तो मैं एक नई गाड़ी ली थी 65 नंबर की, तो मैंने वो वार्ड पंचों के लिए गाड़ी भेज दी। गाड़ी भेजने के बाद में उस गाड़ी को एक जुंजार सिंह नाम इंस्पेक्टर, उसने सीज कर ली, तो 5,000 रसीद काटी। अच्छा, सीज किस लिए की? वो लेके आ रहे थे नहीं कि बिना परमिट।
अच्छा, परमिट के बगैर? परमिट बगैर। 5,000 में रसीद काटी तो हमने 5,000 भरा और लेके आ गए। उस समय में महिपाल जी जीत गए और खेताराम जी हार गए। तो महिपाल जी तो खेताराम जी हार गए, तो उसके बाद में महिपाल जी, रामपाल जी चोटिया था, तो रामपाल जी चोटिया ने कहा यार आप क्या कर दिया, आप कांग्रेस होते निर्दलीय चुनाव लड़ दिया, मदेना साहब क्या कहेंगे ने। लोगों ने गलत फहमी थी कि भाई मदेना साहब बहुत हेला करेंगे। नहीं, महिपाल ने अपनी मर्जी से चुनाव लड़ा है, मर्जी से चुनाव नहीं लड़ा है। पीछे हमारे को जानकारी मिली कि राम सिंह जी बिश्नोई और खेत सिंह जी को मदेना साहब ने फोन किया और महिपाल जी का समर्थन देने के अच्छा कहा है कि भाई इस ये खड़ा हो गया बच्चा, अभी इसको पार करो आप, ये हमारी इज्जत का सवाल है। जब परशुराम जी ने फोन किया तो लोगों ने भी उसके साथ में जुड़ गया और रामपाल जी ने हमारे भी वो खत्म हो गया, हार्ट अटैक हो गया उसी समय। तो महिपाल जी लेके आया था भोपालगढ़, तो जसाराम जी चोटिया हमारे रिश्तेदार बहुत भीम भर गए, मुकदमा दर्ज कराऊंगा, ये करूंगा, लफड़ाबाजी की, कि नहीं मैं दाग नहीं दूंगा। तो कुम जी चोटिया और हम दोनों जाके उसको मनाया। अमरा राम जी जाकर बना जीजा सरिया, मैंने कहा होने वाली बात हो गई, वो भगवान की मर्जी है, सही है, अब इसको आप दाग, माटी को दाग देना पड़ेगा। तो वह जैसे बैठ गए, जब लोगों ने 20 मिनट उठा नहीं, तो लोगों को मारा जोर मर्जी से उठा के दाग में लेके गया। तब महिपाल जी ने कहा कि आप इसका कर सकते हो, इसको जस जी को मना सकते हो, हमारे से तब हाथ जोड़ते हैं कि आप इसको मनाओ। तो मैंने वो मना के लेके गए। उसके बाद में 95 में हमारा चुनाव हुआ वापिस, मंडल सदस्य और जिला परिषद सदस्य का एक नया कानून आया, भैरू सिंह जी लेके आए थे और उसको लागू किया जनता वाला कि लोग वोट करेंगे जिला परिषद और पंचायत समिति को। तो हमने वहाँ जिला परिषद के लिए कोई कैंडिडेट था नहीं, हम मीटिंग की थी डाक बंगला में। तो हमारे गांव का लक्ष्मण नाम चौधरी था, कोई खुद ने आप बड़ा समझता था। हाँ, एक गांव में मिल जाते अभी ये 4 भुजा भंवर जी नारसर है, ये भी वहां बैठे थे और अशोक वाला ही बैठे थे। ऐसे करके हमारा नेता लोकल हाजी का सभी यहाँ बैठे थे। तो उस समय में किसी ने हकारा नहीं भरा, तो मैं खड़ा होकर बोला मैं चुनाव लड़ूंगा, कोई नहीं लड़ेंगे। तो जिला परिषद का। अच्छा, आपने बोला? हाँ, क्यों, हमारे वो पिताजी वाले हमारे का चुनी टिस्ट थी, या हमारा चुनाव लड़ने का विचार भी नहीं था। तब मैंने कहा कि चुनाव मैं लड़ूंगा। ठीक है। तो अगला ये तालियां बजे, खुशी हो गए कि भाई आते तो मदेना साहब हारते हैं उस एरिया में। तो जो मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ता उस एरिया से मदेना साहब हमेशा हारते थे। अच्छा। तो लोगों ने तालियां बजाई कि नया नेता है, उम्मीद भी बहुत होती है उस समय। तो मैंने चुनाव लड़ा, तो हमने 1100 और कुछ वोटों से भेरजी मदेना साहब के सामने चुनाव लड़ा हुआ था। भेरजी 100 हीरादेर का, उसके सामने मैं चुनाव लड़ा, तो मैं 1100 और कुछ वोटों जीत गया। जीतने के बाद में लोगों को उम्मीद बनती है, यहीं से राजनीति के सफर की शुरू हो गई। उसके बाद में हम प्रधान बन गए। वो कब बने? 2058 से लगा के 2003 तक। अच्छा। गहलोत साहब की सरकार थी, 2003 तक हम बन गए, 4 तक। जब पहली बार गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने? पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब हम प्रधान हो गए। और प्रधान में रहते हुए लोकसभा का टिकट के लिए लोगों ने मांगना शुरू कर दिया कि एमपी साहब बद्री जी जी सकते हैं, बद्री जी सकते हैं। भोपालगढ़ की जनता हमारे को बहुत साथ देती है। हाँ, अक्सर नए नेता होती है। पूरा भोपालगढ़ की जनता आज तक, कोई मैंने भोपालगढ़ से 6-7 चुनाव लड़ लिया होगा, एमपी, पंचायत समिति, जिला परिषद, भोपालगढ़ प्रॉपर से मैं आज तक नहीं हारा। इतना लोगों का प्रेम है भोपालगढ़ की जनता का, आज तक नहीं आ रहा एक वोट से। हमेशा कभी 4, कभी 1200, कभी 2500, हम आगे रहा। तो उसके बाद प्रधान बनने के बाद में 2004 में हमने टिकट मांगा लोकसभा का। तो गहलोत साहब भी हमारे पक्ष में थे।
अच्छा, तब तक आपकी वो दूरियां थी नहीं, 95 में बताना भूल गया। 95 में जो गहलोत साहब ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, हाँ, उन समय में मदेना साहब, अशोक गहलोत के नेरा, महिपाल मदेना नेराज, लीला मदेना नेराज, जबरदस्त नेराज अशोक गहलोत से हो गया था। पूरा परिवार नाराज था। पूरा परिवार नाराज हो गए थे अशोक गहलोत से। तो अशोक गहलोत जी ने मदेना, महिपाल जी एमएलए थे, एमएलए नहीं प्रमुख थे। तो उस समय में 25 लाख रुपया मदेना साहब की, आप, मैं तो अब हो गया उम्र में ज्यादा, महिपाल को आप संभला दो, 25 लाख रुपया ये मॉनिटरिंग करेंगे चुनाव की। अशोक गहलोत 25 लाख रुपया महिपाल जी को दे दिया और वो जाके बावड़ी बैठ गया, भोपालगढ़ आया ही नहीं। अच्छा, बावड़ी बैठ गया। उस बावड़ी रमई ने हमारे भोपालगढ़ में पैसा देने का, हम सोचते आज के मैसेज करा तो क्या आ रहे आया नहीं। तो हम लोगों ने, लोग मैं समझो, हमारी टीम समझो, माली समझो, करीबी लोग, तो जरूर जी भाटी और अपने भेर जी देवड़ा, इन लोगों को मैंने बुलाया। मैंने कहा यार महिपाल जी तो देंगे नहीं, अपन को कैंप तो लगाना पड़ेगा अशोक गहलोत का जितना का, ये तो यानी मानस हराने की है, अपने को तो अशोक गहलोत को जीताना है। बिल्कुल। उस समय में अशोक गहलोत के दिल से हाथ साथ हो गया। अच्छा, उस समय आप फिर दिल से साथ हो गए? दिल से साथ हो गया अशोक गहलोत से, महिपाल जी से और मदेना साहब से हमारी दूरियां होनी शुरू हो गई। अच्छा, उसी समय से आपकी दूरियां हो गई? उसी समय से हमारी दूरियां शुरू हो गई। चलो, तो मैंने कैंप लगाया, कैंप पर मैंने इंचार्ज मैं था। अच्छा, गहलोत साहब के पास में गया तो गहलोत साहब ने कहा भाई महिपाल आएंगे, रूस को मैं दिया हुआ है, अब देखो अब क्या करना। मैं यहाँ से महिपाल को दे दिया। तो हमने यहाँ माली मेला चलता है हमारे भोपालगढ़ में, एक मंडी है, उस मंडी से 2.5-3 लाख रुपया दिया था और 1.5-2 लाख रुपया हमने दिया था शामिल करके, और 20,000 21,000 जो ये माली करके, ऐसे करके हमारा 7, 8, 10 लाख 9 लाख रुपया शामिल हो गए। हमने तेल, पेट्रोल पंप, मेजर साहब का पेट्रोल पंप, हमने उधर पेट्रोल पंप भरा दिया। ऐसे करके अशोक गहलोत जी ने उस समय महीने विधानसभा सब जगह से हारते हारते आए थे, सब विधानसभा से, फड़ौदी से हारा, सब जगह से हारा। भोपालगढ़ एक ऐसी जगह जो 13,500 वोटों से जीता था। मदेना साहब का इशारा था कि भाई आप 400-500 वोटों से जीतो, इससे ज्यादा वोटों से मत जीतो। अच्छा, उन्होंने इशारा किया था जिताने का इशारा किया था कि हमारी वाह होगी ऊपर है नेतृत्व जब, हाँ, तो हमारी वाह आला कमान को जाएगी बात, जाएगी कि भाई मैं तो जीता दिया, लार तो जगह तो हार गया, तो मैं क्या करूं। तो हमने 13,500 वोटों से जीताया। तो उस समय में अशोक गहलोत जी 49 वोट, 47 वोटों से जीते थे। लोकसभा पहुंचे थे, लोकसभा 47 वोटों से जीते थे। हमने पूरा प्रयास करके यहाँ पर ही झगड़ा किया। बेरू सिंह मुख्यमंत्री थे और यहाँ डिक्लेयर करना चाहता था इस जसवंत सिंह बिश्नोई को, बिल्कुल ये डिक्लेयर करना चाहता, तो हमारा झगड़ा हो गया था। यहाँ पर ही हमने लाठियां खाई थी, पर हमने वोट वापस गिनाया और अशोक गहलोत जी को जीत नहीं रही। रिकाउंटिंग कराई, बे लोगों ने कराई, तो हम अड़े हुए, हम तो पहले ही हमारी जीत थी। तो 47 वोटों से हम जीते थे गुणपता। उसके बाद में साहब की भावना ही हमारे साथ जुड़ गई, गहलोत साहब की। तो क्या आप उस समय नौजवान थे? अच्छा लगा उस साहब को। तो 2004 में उसने मानस बनाया कि तुम्हारे को मैं टिकट दूंगा। ये लोग सब खिलाफ थे टिकट के, महिपाल जी, अपने मदेना साहब ने टिकट रहे हमारे खिलाफ थे। वो हर नेता की होती है कि अपने से बड़ा कौन नेता बने। हाँ, मान सिंह जी देवड़ा भी खिलाफ थे, राम सिंह बिश्नोई भी खिलाफ थे। तो वो टिकट बड़ा मुश्किल से कम 2 महीना तक कोशिश करी, जब जाता वो टिकट मिला। तो गहलोत साहब ने टिकट दिलवाया, इसमें कोई दो राह नहीं। मोहसिना की दुआई हमारी परबारी थी यहाँ पर। तो चंद्रराज देवड़ा था यहाँ जोधपुर का ही, वो भी टिकट मांग रहा था। अच्छा, रामेश्वर जी दादीच भी टिकट मांग रहा था, बीडी कल्ला भी टिकट मांग रहा था। जोधपुर से? नहीं, बीडी कल्ला नहीं, मगराज कल्ला। हाँ,
बीडी कला तो बीकानेर से आते हैं। मंगराज कलाई टिकट मांग रहे थे कि महिपाल जी उसके पहले वकील थे, महिपाल जी की मर्डर किया था ना बाटी का वहां पर, अच्छा, उसमें ये जेल में थे तो इसका वकील थे। तो उस समय में ये दौड़ में था, तो हमने कोशिश करके, रामनियासी उस समय अशोक गहलोत जी के पक्ष में थे। रामनियासी मोहसिना किदवई को किया कि मान लो मदेना साहब आपको नहीं देंगे, नारायण सिंह अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह, वो कह रहा जब तक मदेना साहब का आप लिखा कर नहीं लाओगे तो मैं आपका नाम नहीं भेजूंगा। अच्छा, तो नारायण सिंह जी नाम नहीं भेजे तो और तो कोई रस्तो को नहीं। महिपाल जी के पास में मैंने 4-5 आदमी को लगाया, एक स्वरूप जी बाणनी, एक हमारे बड़े भाई, एक अरजीत टाडा, ऐसे करके 3-4 लोग गए, 4-5 लोग महिपाल जी के पास में गए। यार आप लिखना में क्या है, टिकट तो मिलेगा नहीं मिलेगा बाद की बात है, ना अप्रोच तो कर सकते, अप्रोच तो करो। तो मैं एक लेटर पैड माते लिखन दियो, मदेना साहब ने लिख दिया, महिपाल जी ने, मदेना साहब ने लिखा, अच्छा महिपाल जी ने लिख दिया, महिपाल जी ने लिख दिया, जिला प्रसिद्ध लेटर पैड हो, अच्छा, वो लिख दिया। और देखे रामनिया सिंह का अब क्या चाहिए, महिपाल जी लिख दिया, अब आप इसको टिकट दो। तो उस समय नटवर सिंह जी थे, और नटवर सिंह जी के साथ में अपने झुंझुनू वाला का नाम भूल गया, शीशराम ओलत भी थे। तो मैं नटवर सिंह जी के घर गया तो मैं शीशराम ओला को लेके गया था। साहब ने कहा, गहलोत साहब ने कहा आप मॉनिटरिंग करो, सब लगा, सबसे टिकट मांगो। हाँ, रिकमेंड तो अपन करें, रिकमेंड करें, टिकट देना तो उनके हाथ में। तो वहाँ गया वहाँ, तो वहाँ पर ये मुख्यमंत्री आया था पंजाब का, उस समय मुख्यमंत्री था वो। तो क्या आप थोड़ा बाहर बैठो, तो शीशराम जैसे ही बोलते हैं क्या बाहर बैठे, हम तो अंदर ही बैठेंगे, हम कौन दूसरा है क्या, मुख्यमंत्री से वो देसी भाषा में बोला। तो नटवर सिंह जी ने फोन कर दिया मशीना के दोई को और रामनियासी मिर्जा को कि साहब टिकट वो कौन देगा, कोई लेने वाला ही नहीं, वो आदमी एक तैयार हो रहा है, अशोक गहलोत जी इसका सपोर्ट कर रहा है, तो आप क्यों मना करें। अशोक गहलोत जी की ज्यादा जानकारी है जोधपुर जिला की, बिल्कुल, आप लोगों को किसी को जानकारी है नहीं। अब मदेना साहब घर में बैठ गए तो टिकट तो देना ही पड़ेगा। तो उस समय में हमारे को गहलोत साहब ने टिकट दिलवाया, और टिकट दिलाने के बाद में जैसे गहलोत साहब के साथ में कि जी हमारे साथ में महिपाल जी ने 25 लाख रुपया मैं भी दे दिया गहलोत साहब कहने से, वो जाके बावड़ी बैठ गए, फिर से बैठ गए, किसी को पैसा देना नहीं, गाड़ियां बुकिंग करी तो खड़ी करवा दी, तेल भरवाना नहीं, ऐसे करके वो बैठ गए। तब मैं कुछ थोड़ा वोटों से 29,000 वोटों से हार गया 2000। अशोक गहलोत जी ने पूरा परिवार ने मदद की, अशोक गहलोत जी बेटा ही छोटा था उस समय, वो भी मदद की। अशोक गहलोत जी की मिसेज पिपाड़ में घर घर फिरी, जोधपुर में घर घर फिरी, बहुत मेहनत की है लोगों ने, एहसान मैं भूल नहीं सकता। एहसान मानते आप उनका? इसका बहुत बड़ा एहसान है, तभी से इसी परिवार के साथ, इसी परिवार इतनी मेहनत की हमारे लिए, मैं कुछ कह नहीं सकता। और उसके बाद में कम वोटों से हार गया तो गहलोत साहब भी पछतावा किया कि यार लोगों ने जानबूझ के हरा दिया अपने को, कम वोटों से हार गए, होने को कौन टाल सकता। हाँ चलो हार गया तो हार गया, अब आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आ गए कोई इंटरव्यू लेने के लिए, आप आए जैसे कोई इंटरव्यू लेने के लिए आ गए, तो क्या आप कम वोटों से कैसे हारे, आगे चलते चलते लारे कैसे रह गए। तो मैंने कहा भाई हमारी जो जन्मभूमि है उस में हमेशा जीता, उन समय 23-24 हजार वोटों से जीता था मैं गोपालगढ़ से, बिल्कुल बिलाड़ा से 7,000 वोटों से जीता था। राजेंद्र चौधरी हमारे को कमजोर करने में लगे हुए थे, राम सिंह जी भी इतना सपोर्टर नहीं था, मान सिंह जी देवड़ा था वे भी हमारे सपोर्ट में नहीं था, और ये रामेश्वर दादीच भी हमारे से खिलाफ टिकट मांग रहा था, तो ये भी हमारे पक्ष में गहलोत साहब ना रामेश्वर दादीच को 4 बार मनाने के लिए गए कि रामेश्वर तू हमारा आदमी, तू यहाँ कैसे बैठ गया यार, सही है प्रचार को। तो ये रामेश्वर दादीच आया था। उन बाद में गहलोत साहब ने 2009 में हमारे को टिकट दिया पाली से, तो 2 लाख वोटों से हम जीते थे, 1,58,000 से। यूपीए 2 सरकार थी उस टाइम, नहीं 1 2 सरकार उस समय में जीता था। बाद में मोदी जी आने के बाद में हमारी बेटी को टिकट दिया तो वो भी हार गई, दोबारा 18 में मानने दिया तो भी बड़ा हार गया, पूरा राजस्थान ही हार गया।
मोदी लहर के चलते। मोदी लहर के चलते पूरा राजस्थान ही हार गया और हरियाणा ही हार गया, गुजरात भी हार गया। जी। तो ऐसे करके वो हमारी बड़ी मोदी लहर एक झूठ बोलकर 15 लाख रुपया खाता में डालेंगे, एक युवा को नौकरियां देंगे, झूठ बोलकर मोदी ने अच्छा, सरकार। इन सब के बीच में आप 95 में से गहलोत साहब के करीबी माने जाते हैं। अच्छा, और लेकिन मदेरणा साहब की टकरार है वो 95 से शुरू हो गई, कहने का मतलब। तो ये अभी भी चली आ रही है, तो ये टकरार कब खत्म होगी फिर? मैं आपको बताना चाहता हूँ, टकरार तो जिस आदमी, अब तो मदेरणा साहब भी नहीं है, महिपाल जी भी नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, महिपाल जी और मदेरणा साहब तो बहुत ठीक थे। जो देवियाँ हनी है अपने, दिव्या मदेरणा और लीला मदेरणा, इन लोगों में कोई आदमी दिखता ही नहीं है। कैसे? कुछ नहीं मानता है कि आदमी को कौन हमारे से बात, मुख्यमंत्री खुद मानता है, एक स्टेटमेंट आता है, मैं जोधपुर की मुख्यमंत्री मैं हूँ, उसका स्टेटमेंट अपना अपने बहुत बड़ा मानते सो, तो उससे कौन बात कर सकता है? महिपाल जी होते, मैं तो होता तो उससे बात कर सकता है। ये तो इसलिए ये बड़ी मानना की वजह से खुद कमजोर पड़ रही है यहाँ पर। कि आपने डोटासरा जी को भी नसीहत दे डाली थी दिव्या को लेकर कि इनसे डरने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, डोटासरा जी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, दिव्या के बारे में। डोटासरा जी बहुत ही अच्छा इंसान है और प्रदेश अध्यक्ष है। अच्छा। तो उसको अच्छे आदमी को लेके चलना पड़ता है और बुरे आदमी को लेके चलना पड़ता है। सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। और ये बुरा में आ रही है, अच्छा में डोटासरा जी आ रहे हैं। डोटासरा जी के पास में बहुत अच्छे अच्छे आदमी हैं। डोटासरा जी मुंडा माते बोलने वाला है, सीधा बोले, सीधा होता है। डोटासरा की मैंने डोटासरा जो कहा, मैंने कहा डोटासरा जी या दिव्या के पक्ष में आपने एक बोले थे कि ये दिव्या को मारपीट की, ये लोगों ने बहुत गलत की है, वो फलाना की है। मैं डोटासरा जी को मैंने कहा, आप लोगों को जानकारी पूरी नहीं है, किसकी गलती है, किसकी नहीं। इसने तो एक आदमी को किडनैप कर लिया, तो किडनैप छुड़ाने का हमारा फर्ज नहीं है कि उसका लुगाई आई, उसका बेटा आया, उसका भाई आया, उसका भतीजा आया, तो छुड़ाने का फर्ज तो हमारा है। मैं वहां का नेता हूं, तो कौन छुड़ाएगा बताओ? नहीं छुड़ाऊंगा नहीं। लेकिन तो दिव्या ने किडनैप करने के बाद में उसको गाड़ी रोक के उसको हमने कहा एक बार मिला दो आप, कोई बात को मर्जी है जहां पर वोट देंगे। वोट अंदर तो हम जा नहीं सकते, वोट तो अंदर जाने के बाद में देगा। तो दिव्या ने नहीं मना, तो लोगों में जोश आ गया। रोश आने के बाद में दिव्या का गाड़ी का वापिस कर दिया ऐसे। लेकिन दिव्या ने तो यही कहा था मुझे जान से मारने की। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि बोलने के लिए सब कुछ बोल सकता है, हाईलाइट होने के लिए क्या कि उसको एक चाहिए, पुलिस फोर्स चाहिए साथ में पहुंचे। कौन मारता है दिव्या को? है क्या? कौन मारता है इसको? क्यों मारेंगे? इसके पास में क्या है? कुछ नहीं है। जबान है इसकी, जबान ही खराब है, अब नुकसान करती है इसको। जबान की वजह से अभी ये घटना ही चिरई में 4 लोग मारे गए, एक छोटी बच्ची 6 महीना की मारी गई। तो उसके बारे में यहाँ राजनीति करनी नहीं चूकी। आप बताओ, जो भी आदमी जाएंगे, भले उसका बनता है नहीं बनता, नाराज की हो, तो लोग संपत्ति लेने के लिए या देने के लिए जाएंगे। तो वह मैं तो बता नहीं है ना वो बेनीवाल और भेरजी अपने सियोल और सभी छोटे नेता हैं, गोपालगढ़ विधायक थे। हाँ, गोपालगढ़ पुखराज थे। तो इसने ऐसा बोला, इसके साथ में बैठा नहीं, बात की नहीं, और कि हम पैसा हम देंगे। वो पैसा किस काम का? उसके तो कैश पैसा लोग देते, वो काम का उसका। लोग चंदा देने के लिए तैयार हो गए, 51 लाख रुपए देने के लिए लोग तैयार हो गए। और वो कह रहा मैं MLA फंड से दे दूंगा। कैसे काम आएगा? उसको तो 1 रुपया नहीं मिल सकता है। या तो जमीन होगा उल्टी, उसका नुकसान होगा। जमीन में जमीन कटेगी तो उसका नुकसान होगा, उसका कब्जा उसके ऊपर रहेगा नहीं, उसमें लाई का कि ऊपर तो गवर्नमेंट की हो जाएगी जो भी भवन बनेगा। तो ऐसी लोगों में रणनीति करके लोगों ने मन्नत लग रहा है कि उस परिवार, छोटा जोड़े परिवार है, वह बोलते हैं उसकी जमीन हड़पना चाहते हैं, उसके पास में पैसा नहीं है तो बेच के और खाएगा क्या? तो इसलिए सबके बीच में आप ओडिशा से टिकट भी मांग रहे हैं। मैं टिकट राहुल गांधी जी को मैंने टिकट इसलिए नहीं मांगा है, अब मांग रहे हैं। लेकिन
23 के नहीं, चुनाव के- टिकट के मांगने का उद्देश्य बता रहा हूं आपको। बताइए। मैंने पूरा सर्वे किया। सर्वे के बाद में दिव्या बहुत कमजोर है, तो हमने कहा पार्टी को जीताना है, पार्टी को एमएलए लाना है, तो हमारे को टिकट देंगे तो मैं जरूर ओसिया से चुनाव लड़ूंगा। ओसिया से लड़ने के बाद में जीत के आऊंगा, ये हमारी लोगों की भावना। मैं एकला नहीं कह सकता मैं जीत के आऊंगा। लोग कह रहे हैं कि आप आ जाओ यहाँ पर, हम आपको जिता देंगे। तो ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं, पर नेतृत्व जो भी करेगा वो हम लोगों को मान्य है कि हमारा नेतृत्व तो राजस्थान में तसो गहलोत तो डोटासरा है, वहाँ राहुल गांधी जी, खड़गे साहब है, और सोनिया आप जी है, सबके करीबी हैं, आप सबके करीबी हैं। सब हमारे तो करीबी है। हम किसी से बुरा करते ही नहीं, बोलते ही नहीं है, तो लोग ऐसे ही हमारे को चाहते हैं। हमने 5 साल लोकसभा में जो हमारे एमएलए थे, 20 एमएलए 21 में नहीं एमपी, हमको सबको बैठ के साथ में खाना खाते थे। तो सीपी साहब ने कहा हमेशा था खिलाओगे क्या? मैं खिला दूंगा सीपी साहब। पूरे 5 साल हमने लोगों को नाश्ता वीजा करने का काम हमने किया है। तो हमारा तो क्या, महादेव बाबा का है, लोगों पर हमने किया 5 साल तक। महादेव को बहुत मानते हैं आप? महादेव ही है और क्या है, महादेव को ही भगवान को मानते हैं। महादेव को सब भगवान बराबर है, महादेव तो एक हमारे दिल में बस गए। अच्छा, वही आपको पीसीसी सदस्य बनाया गया था, हाँ। उस पर आपने नाराजगी जताई थी, कहा था कि लॉलीपॉप दिया है, राज्य मंत्री का दर्जा देना चाहिए था कम से कम। और आप गहलोत साहब से भी मिले थे, तो गहलोत साहब ने कहा कि इस पे ही आप राजी रहिए क्योंकि चुनाव आ रहे हैं सामने। लेकिन वहीं पर दिव्या मदेना ने आप पे एक तंज कसा था। दिव्या मदेना ने कहा था कि ये लॉलीपॉप है, राज्य मंत्री के लिए जारी है, ऐसा कुछ कहा था। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आज तक राज्य मंत्री का दर्जा नहीं मांगा है। आप बता देना, मैं ऐसो गलों से कुछ मांगूंगा ही नहीं। देगा सुर्खियां ही हैं। तो सुन लो, मैं बता रहा हूँ, देगा उसकी मर्जी, मैं उसका हूँ, मैं उसके रहूंगा जिंदगी भर, भले मन कुछ देता है या नहीं देता है। मैं ऐसो गलोत के साथ में रहकर ही कोशिश करता रहूंगा। और मैं कांग्रेस में हूँ, वह कैसे आया वो मैं बताना चाहता हूँ। लोपी वाली मैंने बात की है। क्या हुआ कि एक राज फिरोहित है, तो राज फिरोहित ने कहा है कि भाई साहब आप, हमारा काम नहीं हो रहा है। एक मास्टर टीचर उठ के बोला आप काम नहीं हो रहा, क्या आप? तो मैंने कहा, उसने कहा कि आप पीसीसी सदस्य का काम कैसे नहीं हो सकता? हो सकता है। मैंने कहा पीसीसी सदस्य तो बेटा सामने ये क्या करेगा? हाँ, तो एक बिटनी है अपना जी ले लो पापा इन वास्ते, इसके पास में क्या है? मैंने बताओ, हमारे यहाँ पीसीसी मेंबर बहुत है। मैंने राजीव दर्जा का नहीं, मैंने कहा कोई अच्छा यहाँ पर लोग बैठे हैं, राजीव दर्जा लिया बैठे हैं, वो भी मदद कर सकती है, संगीता जी भी जा। तो मैंने कहा ये कहा है। अच्छा, लेकिन इन सब के बीच में एक बात और पूछना चाहता हूं मैं कि हरीश चौधरी जी हैं जो विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, आप गहलोत साहब के करीबी माने जाते हैं। लेकिन गहलोत साहब पे उन्होंने एक कहा था कि एक राजस्थान में तीसरी पार्टी है जो कि गहलोत साहब की प्रायोजित पार्टी है। इस पे भी आपने एक बयान दिया था कि गहलोत साहब की पार्टी नहीं है, ऐसा कुछ कहा था आपने। फिर हरीश चौधरी का भी बयान आता है कि ये बद्री रानी जाखड़ जो कुछ बोल रहे हैं, ये इनके जवाब में जो बयान है इनके खुद के नहीं है, किसी और के बयान है। इनके बारे में आपका क्या कहना है? फिर देखो, इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ, हरीश चौधरी हमारे रिश्तेदार है और हम और हरीश जी 5 साल लोकसभा में साथ में रह चुके हैं। हरीश चौधरी ने गहलोत साहब के बारे में कुछ बोला, हनुमान बेनीवाल की पार्टी को लेकर कहा था, हनुमान पार्टी को लेकर कहा था। तो मैं ये कह रहा, मैंने उसको वापस कहा है, तो मीडिया वाला ने आप जैसे हमारे को बोल दिया। मैंने कहा हरीश जी, ये अपने को शोभा नहीं दे रही है, अपन कांग्रेस ही हैं और कांग्रेस ही रहेंगे। अब इसमें आपने ये भी कहा था कि कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, गहलोत साहब ने बहुत कुछ दिया आपको। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपसे पहले ही आपने बोल दिया। गहलोत, ये आप बताइए, गहलोत साहब ने शुरुआत में लोकसभा का टिकट दिया, उसके बाद में गहलोत साहब ने आज मंत्री बनाया, मंत्री बनाने के बाद में दुश्मनी ली हेमाराम जी से, और उसके बाद में मैंने कोई गलत नहीं बोला हरीश जी को। मैंने कहा हरीश जी हमारे लिए कहा कि दूसरा कोई बोल रहा है अंदर, ये बिल्कुल गलत है। मैं कभी नहीं तो कोई दूसरा कोई हमारे को कहते हैं, और मैं मिलता ही आजकल कम हूँ, है ना। हरीश जी की
बहुत बड़ा नेता है, वे राहुल जी के नज़दीक हो गए हैं और पंजाब के प्रभारी है। पर हरीश जी को सबको साथ लेना, हम गलत बोल सकते हैं तो हरीश जी को वापस नहीं बोलना चाहिए। नहीं, हम तो उसके नीचे हैं, वो हमारे बराबरी में थोड़े बहुत बड़ा हो गया हमारे से, तो हम बोल देते हैं तो उसको लेके चलना चाहिए। भाई देख, आप घर में बैठ के बात करनी चाहिए। तो हरीश जी तो बड़ा नेता में आ रहे हैं, जैसे गहलोत साहब कभी बोलता ही नहीं है, किसी के बारे में नहीं बोलता है, शांत स्वभाव के हैं, शांत स्वभाव के हैं। तो ये बोलना से जवाब देते हैं वो खामोशी से देते हैं, किसी का भी देना हो चाहिए। देखो मैं आपको बताना चाहता कहे हूं, जाते हैं वो, इसका मुकाबला तो कोई हो ही नहीं सकता है। कुछ भी कहते भले कोई नेता कह दे, अच्छा, इसका मुकाबला गहलोत साहब के मुकाबला तो कोई हो ही नहीं सकता है। कल वो लाल डायरी वाला मुद्दा लेकर आए, भाई इतना दिन कहां चले गए गुड़ा तो? मैं आज 4 करने वाला था। 4 साल से गुड़ा बैठा है सरकार में, और सरकार से हटाया और तो लाल डायरी लेकर आ गए। कैसे भाई तुम लाल डायरी लेकर आए? इसका मतलब तो तुम ब्लैकमेल करना चाहता है क्या? आखिर है क्या लाल डायरी में? लाल डायरी कुछ नहीं है साहब। लाल डायरी तो हम दे रहे हैं लोगों को, किसको? जनता को, जनता को दे रहे हैं। महंगाई रात कैंप में वो लाल डायरी मान रहे, हम तो नहीं है, कुछ नहीं है साहब। ये गुड़ा तो ऐसा ही आदमी है, देख लेना आपके गुड़ा का क्या हाल होता है। गुड़ा जैसा आदमी को 2 बार मुख्यमंत्री सपोर्ट दिया, मुख्यमंत्री, पर मुख्यमंत्री जी इसको लेके चल रहा। मैं तो मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रहा हूं कि इस आदमी को कैसे लेके चल रहा है। या दिव्या या कैसे लेके चल रहा है, मन बताओ। और दिव्या के ऊपर ही बोला था इसने, गुड़ा ने, कि इसके खिलाफ कार्रवाई करो। तो गुड़ा किसी को बख्शता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि गुड़ा एक मंत्री थे, मंत्री सरकार में रहते हुए सरकार में थे, तो ऐसी बातें कहने में 4 साल पहले कहना नहीं, इसको पता लग जाता। तो इतना साल तो इन्हें सोचा, मजा ले लिया, अबे तो नजदीक आ गए, हम हीरो हो जाएंगे गहलोत साहब के बोलना से। ऐसे हीरा नहीं बन सकता है, हीरा में टाइम लगता है। आप ऐसे मानते हैं क्या? डोटासरा जी का भी एक बयान आया था कि ये राठौड़ साहब करवा रहे हैं सब कुछ, आप इसे कितना मानते हैं? मतलब क्या ये कांग्रेस के काफी नेताओं के बयान आए हैं? देखो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई तो इसके पीछे है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। कोई तो इसके पीछे है, और नजदीकी राठौड़ ही है, तो राठौड़ करा सकता है। आप मानते हैं? हाँ, मैं मान रहा हूं, और मान रहा हूं कि लोग स्टेटमेंट दिया था, मैं ये कहना चाहता हूं। अच्छा, एक चीज और जानना चाहता हूं, आप हनुमान बेनीवाल की भी बात कर रहे थे, गहलोत साहब की बात कर रहे थे, अपन बीच में दूसरा सवाल आपने लाल डायरी का ले लिया। लेकिन जाट समाज से आप बड़े ओहदे पे हैं, आप भामाशाह हैं, और जाट समाज की एक लंबे समय से मांग चली आ रही है जाट मुख्यमंत्री की। मदेना साहब भी कर रहे थे, ओड़ा साहब ने भी की थी, और आप भी बड़े नेता रहे हैं जाट समाज के। तो आप कैसे मानते हैं कि जाट समाज का मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? देखो मैं आपको बात बताना चाहता हूं, मैं 98 में गहलोत साहब चुनाव लड़े थे। एक बार मदेरा साहब 56 सीटें, 156 सीटें आई थी, बिल्कुल लहर चली थी, उसकी लहर चली थी। एक बार मदेना साहब मुख्यमंत्री के दावेदार थे, एक बार गहलोत साहब दावेदार थे, एक बार वो जयपुर वाला नहीं नवल किशोर शर्मा थे, ओड़ा साहब भी अपनी रेस में थे। मैं कहना चाहता हूं, जाट मुख्यमंत्री इसलिए तो बना नहीं है। ऐसे नहीं बोलता तो कब गए मुख्यमंत्री बन जाता। जाट मुख्यमंत्री, जाट लोग, हर आदमी जाटों से एलर्जी करता है, एक कौम से कुछ हो नहीं सकता है, और काम करने वाला चाहिए। मैं 98 में अशोक गहलोत जी के प्रचार में मैं गया था, मीटिंग ली थी। मीटिंग में मैं लोगों में भाषण में कहा, मैंने कहा भाई आप जब मदेना साहब जिंदाबाद बोल रहे थे, तो मैंने वो लोगों को कहा, समझाया लोगों को। मैंने कहा भाई आप ये नारा बंद करो, और ये 2 शख्स बैठे सामने आपके, अशोक गहलोत और परशुराम जी मदेना, इन दोनों में से एक मुख्यमंत्री बनेंगे। कैसे राजी हो? का हाँ राजी है सब। और वही भाषण मैंने दिया था अपने पिपार में। तो हम तो शुरुआत मैंने ये ना जाट मुख्यमंत्री बनाने के लिए मदेना साहब को गए ही नहीं। मदेना साहब तो वहां पर, मैं मदेना साहब खुद जाके बोला,
देखिए मदेरा साहब, आप मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हो, आपको मुख्यमंत्री की रेस में हो, कौन मुख्यमंत्री बनाएगा आपको? भाई कुछ तो करना पड़ेगा। आप यहाँ आए हो तो हमारा स्टेटमेंट दे रहे हो, जब तो ले रहे हो आप, वहां से स्टेटमेंट कैसे मिल सकता है आपको? तब अशोक जी के साथ में जनता थी, एमएलए थे अशोक जी के साथ में, तो एमएलए ने समर्थन दिया। अशोक गहलोत ने क्या किया? लोग तो कहते हैं आला कमान का आदेश था। अरे आला कमान का आदेश तो उनके था। आला कमान तो आदेश तो मैंने कहना नहीं चाहिए, या बोलने की बात नहीं, हमके था। भाई जनता बोल रहा हूं, आदमी ने इस्तीफा दे दिया, एमएलए ने, क्या बात करते हो? अच्छा, लेकिन लोग कहते हैं कि इस जाट पारंपरिक जो राजनीति है मदेरा साहब की, इनको खत्म करने के लिए ही गहलोत साहब ने आपको आगे किया था। ये तो लोगों का सोच है। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कैसे खत्म कर सकता हूं। मैं लोकसभा का चुनाव लड़ता हूं और वो एमएलए का चुनाव लड़ता है। हमारा उसका तालमेल क्या है? जाट समाज के नेता तो है ना आप? मैं जाट समाज का नेता हूं, मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूं। नेताओं ने कोई मैं वोट बैंक तो आप देखो हमारी बात सुनो, इसमें वोट बैंक जनता को, जाट हमारे 36 कौम का हमारा साथ में पड़ा में जाट भी है, लार्जी कौमा भी है, 36 कौम हमारे साथ में है। और वो सिर्फ जाट की वजह से हालात आज खराब हो रहे। जाट नेता आज की स्थिति में बेनीवाल है जी का जाटों को एकजुट कर सकता है, युवा को कर सकता है, बूढ़े तो नहीं होगा, युवा को एकजुट कर सकता है। पर बेनीवाल जी को कहना चाहता हूं, कोई पार्टी के साथ में बैठ के निर्णय करें और तो आप भी आगे बढ़ोगे। और उस समय लाली समय में बेनीवाल जी के पास गया था, अशोक गहलोत जी ने कहा कि भाई जाओ बेनीवाल जी को मनाओ, अपना अच्छा मंत्री बना सकते हैं उसको। तो वहां जाने के बाद में बेनीवाल जी ने हमारे को कहा कि भाई मंत्री बन के मैं क्या करूंगा, लोग कहेंगे ये मंत्री बन गए तो मुद्दा खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा मुद्दा तो जब भी बनेगा ना, आप 5 साल तो अब बन गए, मुद्दा क्या करोगे आप? आगे मुद्दा उठाते रहना। जनता के काम करवाने तो सरकार में हिस्सा चाहिए। सरकार में काम कराने ले लिए आपको सरकार में हिस्सा हो तो आज बहुत बड़ा काम करा सकते। हरियाणा के चौटाला साहब थे, उन्होंने बड़ा मौके में बाजी मार दी। बाजी मार दी, एड़ा बाजी हनुमान जी को मारना चाहिए। मैं तो कहूँ आज भी वो अलग पार्टी से लड़े और उसका कुछ जीत के आते हैं तो मौका मिले तो उसको आगे आना चाहिए। बिल्कुल, अपने लोगों के काम तभी हो सकते हैं, तभी हो सकते हैं। अच्छा, आपके और बेनीवाल साहब के, हनुमान बेनीवाल के रिश्ते कैसे हैं? हमारा रिश्ता कोई न तो खराब है बिल्कुल, न कोई इतना जाने जीता अच्छा है, यूँ ठीक है। हनुमान बेनीवाल आते हैं तो हम उसे रामा समा करते हैं, बोलते हैं, यूँ हमारा रिश्ता बिगड़ा हुआ नहीं है। पहले हनुमान बेनीवाल का रिश्ता हमारे से थोड़ा सी दोस्ती थी। अच्छा, उसके बाद में हनुमान बेनीवाल ने हमारी बेटी के खिलाफ उसने कोई आदमी उतार दिया चुनाव में, जिला प्रसिद्ध में। अच्छा, जिला नागौर, वनीता चौधरी फिरदा के आस। तो मैं हनुमान जी को कहा, मैंने कहा यार हमारी बेटी खड़ी है, इसमें था विड्रॉ करा दो। कि मैं इसके थारी बेटी के खिलाफ नहीं हूँ, पर थारे जमाई और थारे बेज के खिलाफ हूँ जबरदस्त। बात तो वहीं पे। हाँ, तो मैंने कहा मैं क्या करूँ उसका, वो तो हमारे से नाराज है, हमारा बेज तो हमारा जमाई हमारे से नाराज है, आपसे नाराज हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? घर में खटखट किसके नहीं? घर में खटखट वो हमारे से नाराज है, आपका नाराज है, वो आप संभालो यार, मैं तो उसका क्या करूँ, बोला इसमें विड्रॉ करो। तो उसने विड्रॉ किया नहीं, तो हमारी बेटी थोड़ा वोटों से हार गई, 1200 वोटों से। और वो जीत गए? वो नहीं जीता, बीजेपी जीत गई। अच्छा, बीजेपी जीत गई। अच्छा, एक चीज इन सब के बीच में, एक चीज मैं, एक कहावत है अपने जाटों में, कि जाट को जाट मारे या फिर मारे राम। इससे आप राजनीति में कितना चरितार्थ मानते हैं? देखो इसमें आप कह रहे हो भाई 21 आना बात है जो आप बोल रहे हो, जाट कभी एक हो नहीं सकता है। जाट में हमेशा आड़ू बूदी रहती है। जाट हमेशा हर आदमी को बेहतर बेहतर झगड़ा कर लेता है कि तुम मैंने वोट नहीं देगा मैं तुम्हारे को देख लूंगा, और क्या कर लेगा देख के, पर जबान से तो खराब कर लेते हैं। बिल्कुल है, जबान से खराब कर लेगा, मैं तुम्हारे को देख लूंगा, क्या कर लेगा? होना जानी कुछ है, होना जानी कुछ नहीं, पर बोल जाता है। दिव्या बोलती रहती है ऐसे कि मैं तुम्हारे को देख लूंगा, कभी किसी को बोल देती, कभी माड़िया को बोल देती है, कभी दूसरा को बोल देती है, कभी जाट इन खिलाफ है, जाटों को बोल देती है, और जाकर इसका सपोर्ट करता है। आप जाखड़ा का इंटरव्यू लेना, जाकर इसका सपोर्ट करता रहा, जाकड़ों को रोज गाड़े निकालती है, जाकड़ों को शर्म आनी चाहिए, और रोज जाकड़ों को गाड़े निकालनी मारी बचो,
और मैं कह रहा हूँ भाई हमारी वजह आप क्यों गाल खा रहे हो? मैं एक व्यक्ति की वजह से सबको क्यों क्या क्यों खा रहे हो? को क्यों गाली निकाल क्यों निकाला पूरा? मैंने काटो नहीं, आप काटना, मैं बैठा हूँ नहीं। रहे? व्यक्तिगत निकालिए। व्यक्तिगत निकालिए, व्यक्तिगत हमारे से दुश्मनी है तो आप लीजिए, कोई मना नहीं है। आप पर जी। बच्ची है, इसमें हालतें अक्ल नहीं आएगी 4-5 बार। तो आप इसने तो आज भी मुख्यमंत्री का दौर में शुरू हो गई। अरे मुख्यमंत्री को बहुत टाइम लगता है भाई। हनुमान बेनीवाल की तो भुगत रहा है मुख्यमंत्री के लिए बनाना हाथ में, 5-4 बार तो हो गया इसको चुनाव लड़ता है। यूं धरते ही आपको मुख्यमंत्री कौन बना देगा? पार्टी भी बनाई है, पार्टी भी विधायक लेके आए, एक सांसद है। अरे तुम्हारे पास में है क्या? वो तो मुख्यमंत्री, हम क्या मुख्यमंत्री की तैयारी? लोगों ने मोबाइल में आचार नारू कर दिया कि उप मुख्यमंत्री बन गए सचिन पायलट के नीचे, और सचिन पायलट मुख्यमंत्री ना उप मुख्यमंत्री लो। आपने हनुमान बेनीवाल की बात की है, मारवाड़ से आते हैं वो, लगातार मारवाड़ में दौरे करते रहते हैं। मारवाड़ में उनका काफी मतलब प्रकोप भी माना जा रहा है। तो इसे भाजपा और कांग्रेस में के अलावा तीसरी पार्टी स्थापित कर रहे हैं मारवाड़ में, तो इससे कितना देखते हैं आपकी आने वाले 2023 के चुनाव में? देखो मैं आपको क्या सीट निकाल पाएंगे वो? मैं बताना चाहता हूँ, हनुमान जी की अब बड़ा मुश्किल है। कैसे ये है कि जहां पर रिजर्व सीट है उठे हनुमान जी ने लाल इस समय 2 सीटें निकाल दी, भोपालगढ़ और वो दूसरा मेड़ता। अब क्या, न तो कोई भोपालगढ़ निकलेगा और न कोई मेड़ता निकलेगा। क्यों? लाल इस समय में हनुमान जी के प्रति युवा का इतना क्रेज था, अब युवा में क्रेज कम हो गया। हनुमान जी की युवा में क्रेज कम हो गया। हनुमान जी ने सोच समझ के आप एरिया में करें कोशिश। यहाँ पर तो मन नहीं लगे सीटा निकल जाएगी, कोई एक आध सीट तो धुआंधार हो रही है। अरे देखो एक बात बता रहा हूँ, रैलियों से कुछ नहीं होता। लाल इस समय हमारी रैलियां बहुत तगड़ी थी, न हार गए सभी। अच्छा, आप इतना मानते हैं? एक चीज जानना चाहता हूं कि आप सचिन पायलट का भी जिक्र कर रहे थे हनुमान बेनीवाल के साथ साथ में, लेकिन आपने सचिन पायलट को लेकर भी एक बयान दिया था कि कांग्रेस का भट्टा बटा दिया उन्होंने। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं सचिन पायलट को भट्टा बैठाने का काम इसलिए मैंने बोला, उसके लिए हमारे लोकसभा पाली के लिए उसने बुझा कि आपकी सब सीटें चली गई। इंटरव्यू वाला ने बुझा, मीडिया ने, कि आपकी सब सीटें चली गई। तो मैंने कहा हमारे पाली में सीटें जाने का कारण है, एक अध्यक्ष बनाया राजपुरोहित को। सचिन पायलट हमारे कहता उसको अध्यक्ष बनाया, आपने तो मना किया था? मना किया था। उसके बाद में उसको अध्यक्ष बनाया, उस वजह से भट्टा बैठ गया। तो सचिन ही उसका भागीदार हुआ, और कौन हुआ? उसने ऐसा आदमी को बनाया, वो संभाल ही नहीं पाया आज तक ही। तो ये सचिन पायलट के बारे में मैं ये बात नहीं कहा, आपने बोला कि वो तो पार्टी में भी नहीं है, वो पार्टी से बाहर ही है। किसने बोला? नहीं बोला, पार्टी से बाहर नहीं बोला मैंने, ये आप देख लेना, नहीं बोला। अभी वो कभी जनसंघर्ष यात्रा कर रहे हैं, कभी अनशन बैठ रहे हैं, देखो, और कभी चर्चा ये भी है कि वो नई पार्टी बनाएंगे, लेकिन अभी आला कमान ने आपको बता रहा हूँ, पूर्ण विराम तो लगा दिया। वो पूरे के पूरे आला कमान के ऊपर है, हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। आला जो भी आला कमान करे वो हम लोग को सबको मानना है। अच्छा, एक आप भामाशाह के तौर पे भी अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपने सामाजिक सौहार्द के लिए जोधपुर या आसपास के क्षेत्र में, मारवाड़ में कोई ऐसे कार्य जो किए हों? देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भामाशाह तो कौन है कौन नहीं है, करने वाला ऊपर वाला है, अपने पास में क्या है? कुछ नहीं है। वही कहावत है, ऊपर वाला देता है जब छप्पन फाड़ के देता है। हम तो बीच में उसका मुनीम है। किसका? ऊपर वाला क्या मुनीम है? हम वो कहते हैं इतना पैसा, वो कहे इधर दो इतना पैसा, इधर दो इतना पैसा, इधर दो, वो मुनीम कहता है। तो मालिक कैसा जैसे मुनीम करता हूं, मैं तो ऐसा करता हूं, और देने वाला वो है। क्या था हमारे पास में? मैंने एक आदमी कहो, मैंने क्यों कि आपने आज तक धोला कपड़ा माथे दागो नहीं लगने दियो, आप इतना अच्छा इंसान हो, कभी पैसा नहीं लिया। वाकई में मैंने किसी से हाथ मान के नहीं लिया, पर धरती माते ईमानदार मैंने तो कोई नहीं लागो, मैं भी ईमानदार नहीं हूं। इसका कारण बता रहा हूं। जी, कैसे? इसका कारण बता रहा हूं कि मैं एमपी और हमारे पीछे कालू जी बैठे हैं। कालू जी यार एक गाड़ी भेजो, नहीं मैंने जयपुर जाना है, तो वो क्यों भेजेगा? वह भ्रष्टाचार नहीं है? हाँ, कोई ना कोई फायदा होगा। ये बताओ भ्रष्टाचार है कि नहीं है?
बिल्कुल है। है। तो कोई अड़ा धरती माते आदमी ऐसा नहीं है जो को भ्रष्टाचार नहीं है, कोई इधर से कोई उधर से, कोई कम कोई ज्यादा, अपन भ्रष्टाचार छोटा मोटा हो जाता है, पर एटे हाथ मान के लेता है तो बहुत गलत बात है। लेकिन जब कोई देने वाला हो हाथ खोल के तो ये छोटे मोटे चल जाते हैं। हाँ। अच्छा, अब अपन अंतिम चरण में है, एक चीज और जानना चाहता हूं कि 2023 के चुनाव है, कुछ महज महीनों बाद, 2-3 महीने बचे हैं, फिर आचार संहिता लग जाएगी, तो क्या आप ओसिया से ही दावेदारी करेंगे या फिर कोई और विधानसभा क्षेत्र होगी? देखो मैं या चुनाव भी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? नहीं, देखो चुनाव नहीं लड़ने वाली बात तो कोई कह नहीं सकता है। हम क्यों आया इस यहाँ पर? हम लोग रात दिन फिरते हैं, क्यों फिरते हैं? पार्टी में सपोर्ट करते हैं, गाड़ियां लेके जाते हैं, खर्चा करते हैं, क्यों करते हैं? राजनीति में बड़ी राजनीति में करना पड़ता है, राजनीति में ऊपर आदेश करते हैं कि आपको ये करना, जैसे करना पड़ता है। अब एमएलए की बात आ गई या एमपी की बात आ गई, मैं आपको बताना चाहता हूं, एमएलए में चुनाव तो गहलोत साहब कहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और गहलोत साहब नहीं कहेंगे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं तो उसके ऊपर है जो जैसे हमारा पिताजी को मानता हूं, नहीं जैसे गहलोत साहब को मैं मानता हूं। वो कह देंगे तुम्हारे को मैंने लोकसभा का चुनाव माड़ा लड़ दिया, लड़ दिया, और उसने मदद भी करे, अनाप शनाप अच्छी मदद करते हैं, मान सम्मान रखता है, उसमें कोई कमी नहीं। पर कहेंगे वो जब भी चुनाव का मानस तो 19-20 में होता ही है, किसका नहीं होता है, पर हमारा नेता चाहता है, आदेश करेगा वो हमारे को पालना करनी है, भले ओसिया से करे, भले दूसरी जगह से करे, कटई करे, जो भी चुनाव में जहाँ लड़ेंगे वहाँ पर मैंने उम्मीद है जनता का प्रेम हमारे साथ में बहुत है, जनता हमारे को बहुत चाहती है, क्योंकि मैं जनता की सेवा देता हूँ और बिना स्वार्थ से वो सेवा करता हूँ। मैंने कई लोगों को शादियाँ करा दी, कई लोगों को मैंने गोद ले लिया, कई लोगों को हमारी खुद की बच्ची को पनाया जैसा पना दिया। 7,000 अंजू मेघवाल नाम की लड़की, अंजू मेघवाल की लड़की, उसको मैंने गोद लिया। एक अपने रेगर की बच्ची, उसको मैंने शादी की, कम से कम तो 20 लाख रुपया लगाया था। कार दी थी मैंने हमारे बेटी को दे, जैसे दाइजा दिया था, सोना कराया था, एफडी कराई थी। ये देने वाला ही दे सकता है, किसी की बात नहीं। हमारे पास में है क्या? मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो 10 रुपया नौकरी करता हूँ, हमारे पास में क्या है? जो है ऊपर वाले की देन उसकी है। वो दे रहा, मैं दे रहा हूँ, देखे जी। एक चीज और लास्ट सवाल है मेरा कि आपके अलावा आपकी राजनीति में तीसरी पीढ़ी भी आ गई है। आपके पोते हैं दीपक जाखड़, वो भी छात्र संघ का चुनाव की तैयारी कर रहे हैं जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से, जो कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। और यहाँ से जो भी नेता निकलता है वो कहीं ना कहीं बड़े ओहदे पे जाके बैठता है, आपके जैसे मुख्यमंत्री जी की बात हो या फिर यहाँ के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत की। तो क्या लगता है कि जो आपकी तीसरी पीढ़ी है वो आपकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा पाएगी? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी खुद की पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी हमारे बेटी मुन्नी देवी संभाली थी, पर वो दूसरे घर पे चली गई। वो तो जाती दूसरी लगाते, मैं जाकड़ू तो बात तो गोदारा लगा दिया, और दूसरे घर के हो गई। और बेटी तो होती है इसीलिए दूसरे घर की होती है, जन्म ले। तो हमारा मतलब है दूसरी पोता और चुनाव लड़े। आज कोई एनुशेरा चुनाव लड़ना चाहता है छात्र नेता, और लड़ना ही चाहिए, और उसमें राजनीति पहली सीढ़ी है, और वो कामयाब होगा तो जनता आगे इसकी मदद करेगा, और वो यूं कामयाब नहीं होगा तो जनता मदद करेगी, जनता बैठा देगी। वो बैठना ये खड़ा होना चाहेगा तो भी खड़ा नहीं होने देगी जनता बैठा देगी। लोगों का प्यार मिलना चाहिए, लोगों को प्यार, लोगों का काम, लोगों ईमानदारी से सेवा करना। आप यूनिवर्सिटी के लिए क्या करोगे? मैं तो उसको बोला, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी को एक लेटर लिखो ऐसा कि मैं यूनिवर्सिटी को ये बनाना चाहता हूँ। बिल्कुल, जो भी आपके मैनिफेस्टो में हो, मैनिफेस्टो में लिखो आप, बिल्कुल होना चाहिए जी। आखिरी अंतिम सवाल कि आप हमारे चैनल के माध्यम से मारवाड़ के लोगों को कोई खास संदेश देना चाहें? मैं मारवाड़ के लोगों को संदेश इसलिए देना चाहता हूँ ना, आपने अच्छी बात बुझी। मैं सबसे पहला तो इंद्र भगवान को प्रणाम करते हुए धन्यवाद तो उसको दे नहीं सकता हूँ कि बहुत भगवान है। अब के लोग बहुत अच्छी वर्षा दी इंद्र भगवान ने, लोगों में चेहरा पे बहुत खुशियाँ हैं। और दूसरा भगवान हमारा अशोक गहलोत है जी, दूसरा भगवान अशोक गहलोत है।
इसको और हमारी जनता समझ रही है क्यों कर रहा है? इसको इतना मायना लोगों को दिया है, गरीबों को। ये देखिए आप, महंगाई राहत कैंप मैंने क्या क्या नहीं दिया। 10 गारंटी की योजना। आप 10 गारंटी मैंने मैं बताना चाहता हूँ। 25 लाख रुपया इलाज का फ्री देने का काम किया है। एक्सीडेंट हो जाता 10 लाख रुपया देने का काम किया है। 500 रुपया में गैस की टंकी देने का काम किया है। 1500 रुपया पेंशन थी, उसको 1000 रुपया दे देने का काम किया है। जो किसानों के लिए 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी। 100 यूनिट हर आदमी के लिए फ्री कर दी, घरेलू बिजली फ्री कर दी। और तो और उसने वो किया है कि गायों के लिए 40,000 रुपए। तो बताओ आप, दूध तो खाते हम, अशोक गहलोत पैसा दे रहा, भाई क्या बात हो गई। इतना बड़ा अच्छा आदमी कहाँ मिलेगा, कौन मुख्यमंत्री आ सकता है जी। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ। और वो एक 15 अगस्त को एक लागू करेगा। हाँ, एक नई और योजना आने वाली है। हाँ, इसमें है वो है पैकेज, फूड पैकेज। उसको पैकेज को तैयार कर लिया, इतना दिन तैयार नहीं, अभी इसके ऊपर चालू करेंगे। उसमें आटा देगा, शक्कर देगा, तेल देगा, दाल देगा, मिर्ची देगा, नमक देगा, सब देगा। ये काम अशोक गहलोत जी ने किया। कोई आदमी को तो पैसा जाना ही नहीं पड़ेगा, बाजार में नहीं जाना पड़ेगा। कोई कपड़ा के लिए जाना पड़े तो जाना ही नहीं पड़ेगा। तो क्या उम्मीद है कि राजस्थान में इस बार 2023 में जो चलती आ रही है एक धारणा कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, क्या इस बार ये तोड़ पाएंगे इस चैलेंज को? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप हमारे को क्यों पूछ रहे हो? आप, मैं बोलूंगा तो लोग अशोक गहलोत का मानेगा। आप नीचे जनता को पूछो, बिल्कुल। आप जाके जनता को पूछो कि आपके क्या रहेगा, तो जनता बताएगी कि अशोक गहलोत की सरकार बनेगी और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेगा। ये भी मैं कहना चाहता हूं। जी, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बद्रीराम जी जाखड़ साहब, जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपने जवाब दिए। और इनका जो संघर्ष है, मुझे सुनने में बड़ा मजा आया। सुनने में, अगर आप लोगों को भी अगर सुनने में कोई मजा आए इनका संघर्ष, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए, क्योंकि इन्होंने उस दौर से गुजरे हैं जो एक सामान्य किसान परिवार के व्यक्ति होते हैं। आज जिस ओहदे पे हैं वो अलग बात है, लेकिन जो इनकी संघर्ष की गाथा है वो आप लोगों को जरूर सुननी चाहिए। और आपको बता दें कि ये गहलोत साहब के करीबी माने जाते हैं। मदेना साहब के भी कोई वक्त में करीबी हुआ करते थे। आज जो इनके बीच में दूरियां हैं वो तो पता नहीं कब खत्म होगी, ये तो बद्रीराम जाखड़ साहब ही बता पाएंगे। लेकिन आप जुड़े रहिए RJTV24 पर। RJTV24 पर ऐसे ही किसी ना किसी एक नए नेता के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।